वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं हमारी +1 क्लास साइंस की पहली, जिसमें हम सब अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फिजिक्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में। हमारा जो फिजिक्स +1 का है, इसके अंदर टोटल हमारे पास वही 10 यूनिट्स हैं। हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो एक इंट्रोडक्शन है। अच्छी बात क्या है आप लोगों के लिए, इसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, जस्ट 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाएगी या कुछ भी। तो इसको हम शुरू करते हैं हल्का सा। इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम जो स्ट्रीम में आ गए हैं उस स्ट्रीम के अंदर है क्या वो स्ट्रीम, दैट इज साइंस। साइंस स्ट्रीम के अंदर आए हैं। साइंस स्ट्रीम का जो मतलब है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। साइंस को का मतलब होता है टू नो। अगर हम किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कहने से नहीं मानना, उसको जाके ऑब्जर्व करना और उसके बारे में जानने की कोशिश करना बाय एक्सपेरिमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? साइंस। उसके अंदर जाके डेप्थ तक जाके उसको पढ़ना, दैट इज टू नो। टू नो अबाउट समथिंग इज नोन एज साइंस। इसके आगे आपके पास कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कितने हैं। और इन सब के साथ एक तो साइंस अगर हमारे किंग है तो उसकी क्वीन कौन है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। तो अभी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। एंड व्हाट इज फिजिक्स? इसके बारे में हम आपको क्या बताएं? व्हाट इज फिजिक्स? सिंपल सी डेफिनेशन है कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स मीन्स किसी के बारे में जानना, नेचर। अगर इसको हम डिराइव करने की सोचे तो ये ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से निकाला गया है। फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। तो व्हाट इज फ्यूजिस? व्हाट इज फिजिक्स? दैट इज नो अबाउट द फिनोमेना ऑफ नेचर एंड नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? हमने प्रकृति के बारे में जाना। प्रकृति में चाहे कुछ भी हो रहा हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, साउंड वेव चल रही है, लाइट आप तक पड़ रही है, कोई चीज मेल्ट हो रही है, कोई फ्यूज हो रही है, ये सारी चीजें क्या है? हमारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर को स्टडी करना। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जो कि प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से संबंध रखे, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with study of nature and natural phenomena। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और एक इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट है आपका। आप मैथमेटिक्स से लिंक करना ही पड़ेगा आपको साइंस के अंदर, क्योंकि आपके बेसिक सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों किससे जुड़े हुए हैं? मैथ से जुड़ा हुआ है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने बायोलॉजी ले ली है, फिर भी उन्होंने मैथ के थोड़े बहुत कंसेप्ट आने ही चाहिए। जैसे कुछ कंसेप्ट कौन कौन से यूज होते हैं? इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड तो है ही है आपके पास, लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपकी डेरिवेशन में यूज होंगे। तो मैथमेटिक्स क्या है? इट इज जस्ट अ वे which is used to deliver knowledge of physics
बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आप फिजिक्स की नॉलेज को डिलीवर नहीं रख सकते, कर सकते किसी को भी, तो मैथमेटिक्स का पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। ये आपका बेसिक आइडिया है मैथमेटिक्स का, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक मीन है ऑफ साइंस। प्रिंसिपल और हैं जिनके ऊपर हमारी फिजिक्स बेस करती है, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर हम कोई भी लॉ पढ़ें उसका एक ही पैटर्न चलता है, जैसे विच इज कॉमन फॉर एवरी दैट काइंड ऑफ प्रोसेस। एक तरीके के प्रोसेस के लिए एक ही लॉ यूज होगा। जैसे हम यूनिट सिस्टम बना लेंगे तो सारे के सारे फोर्स के लिए इक्वल यूनिट, एक ही यूनिट यूज करेंगे, दैट इज न्यूटन। हर एक तरीके की एनर्जी, चाहे कोई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी, कोई भी एनर्जी है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली फ्रिक्शनल एनर्जी नहीं, फ्रिक्शनल एनर्जी हीट एनर्जी में आ जाती है, तो उसको जूल का यूज करेंगे एक यूनिट। तो यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब क्या है, कॉमन फॉर सिमिलर क्वांटिटीज, जितनी भी एक जैसी हैं उनके लिए हम एक ही चीज यूज करेंगे। रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म का मतलब है डेप्थ के अंदर स्टडी करना, डिटेल में स्टडी करना। आगे हम देखते हैं कि हमारी फिजिक्स जो है +1 और स्पेशली +2, इन दोनों में मिलकर आपने कितने तरीके की फिजिक्स पढ़ना है। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स एंड नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पुराने समय की, प्राचीन समय की जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो नए जमाने की मॉडर्न है उसको बोलेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आप बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, और इसके अंदर आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से रिलेटेड एंटिटीज, न्यूक्लियस रिलेटेड एंटिटीज लाइक रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली ये जो दोनों हैं ये आपके प्लस नहीं, ये दोनों नहीं, एक ये और एक ये, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके +1 के अंदर है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और ये मॉडर्न फिजिक्स ये आपकी +2 के अंदर है। ये भी आपका किसका कंसेप्ट है, +2 का, और ये भी किसका है, +2 का, और ये भी आपका किसका, +2। अभी आपको ये जो ये सारे पढ़ने हैं 1 बाय 1, ये आपने इतनी डिटेल में अभी नहीं करना, लेटर ऑन हम अगले अगले चैप्टर्स में इनको जाके पढ़ेंगे। फिर भी ब्रीफ आइडिया अगर हम इनका दें तो आप 1 बाय 1 इनको लिख लें। जैसे मैकेनिक्स, सबसे पहले क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब आप हर तरीके का जो मोशन है, चाहे फ्लूइड मोशन है, चाहे कोई कार चल रही है, कोई ट्रेन, कोई कुछ भी चलने वाला मोशन, उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। हर तरीके का जो मोशन है वो आपका मैकेनिक्स के अंदर आएगा, चाहे वो मोशन हो, फ्लूइड मोशन हो। नियर अबाउट 80% जो आपका सिलेबस है वो इस चैप्टर से है, दैट इज फॉर मैकेनिक्स। इसके पार्ट आप अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसके अंदर आपको पता चलता जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये +2 के अंदर है, लेकिन इसका ब्रीफ आइडिया आपको यहाँ भी देना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये होता क्या है, इसके अंदर नॉर्मली 2 होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। मतलब हमें जैसे 10th क्लास में पता चला था कि करंट चलने से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो ये दोनों इस चैप्टर में आ जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म।
थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने पढ़ने हैं बेसिकली इंजन्स, हीट इंजन, स्टीम इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन। थोड़ा मैं इसको क्लियर सा लिख देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने पढ़ना है हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब जो लास्ट वन बता ऑप्टिक्स, इसका कुछ पार्ट आप पहले भी पढ़कर आए हैं 10th क्लास में, लाइट की फॉर्म में। लाइट से रिलेटेड है, चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, डिफ्रैक्शन हो, ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो ऑप्टिक्स के अंदर कवर होंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है आपका एटम और सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज, लाइक आपका न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा, ये सारा कुछ आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसी को आप बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो ये होगी आपकी क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो जिसमें इंट्रोडक्शन आपने इसके अंदर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। फंडामेंटल लॉज कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो गया ग्रेविटेशनल लॉ, दूसरा हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर forces, and third one is your electromagnetic force. And last one is strong nuclear force. ये चार तरीके के लॉज आपने इसके अंदर पढ़ने जो आपके फंडामेंटल लॉ ऑफ फोर्स कहलाते हैं। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। इधर आप इसको लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल लॉ वन बाय वन शुरू करेंगे से। ग्रेविटेशनल लॉ जो है आपका आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। मतलब किसी भी संसार की किसी भी दो चीज़ों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। कैसे? जैसे ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, तो कितना फोर्स लगेगा? दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स। F व्हाट इज G? G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम प्लस वन के अंदर पढ़ेंगे 6th चैप्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है। उसके बाद आया इसके बारे में कुछ और भी हम आप बता सकते हैं, तो जैसे ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे या फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, रास्ते पे डिपेंड ना करे कि कहां से होकर गया है, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव कौन से होंगे? जो रास्ते पर भी डिपेंड करे। एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल क्या है? हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसके बारे में और क्या कह सकते हैं कि एक है तो हर जगह लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा दूर तक लगेगा, लेकिन वीकर फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। आई थिंक आपने इसके पॉइंट्स लिख लिए हैं, नहीं लिखे तो आप लिख लीजिए। अभी बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे सेकंड काइंड है,
वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इनके बारे में बस हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा कि कोई न्यूक्लियस से हमारे जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो कैसे होगा, उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, उसका जिक्र हम इसके अंदर करेंगे। अब ये है तो वीकर लेकिन ग्रेविटेशन से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है और स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ जितने भी फोर्स लगेंगे, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कूलम्ब्स लॉ, F डायरेक्ट या F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया। और मैग्नेटिज्म का भी यही है, F इक्वल टू K M1 M2 बाय R स्क्वायर, ये हमारी पोल स्ट्रेंथ हो गई। लास्ट में बचा कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारे पास, देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगर प्रोटॉन के ऊपर प्लस प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारे पास हो गए, तो जैसे ही लाइक चार्ज आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। इसका मतलब ये प्रोटॉन तो बाहर निकल जाने चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई और फोर्स भी है जो इनको होल्ड किए हुए है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स होगा, जो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, जितने भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर हैं उसको बोल देंगे न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब न्यूक्लियर पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो उन पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर हैं जो होल्ड करें, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसी के साथ आपका ये इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आता, कई जगह पे करवाया भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये ब्रीफ आइडिया है, आप इसको चाहे तो कहीं लिख लें, नोट्स बना लें साथ साथ, और अगले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।